तो सबसे पहले हम लोग जिस विषय पर यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स को, वो ये नहीं है कि पढ़ाई वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से करते हैं, लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया से हमारे पास बच्चों की इंक्वायरी आती है, पूरे इंडिया में हमारे से बच्चे डाउनलोड करते हैं हमारी एप्लीकेशन को, हमसे कमेंट्स में बात करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है गाइडेंस की, कि बच्चों को अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस ले तो लेते हैं, लेकिन हो सकता है वो उसके लिए फिट नहीं बैठते हों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 10th के बाद मूविंग सिचुएशन होती है, हमें किस सब्जेक्ट की तरफ जाना है, वो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही गाइडेंस हो जाती है। गाइडेंस के बाद जो भी लाइन आपने सेलेक्ट की है उसमें आप सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं, नहीं एक कंसिस्टेंसी है या नहीं। लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन जब करते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारा सिलेक्शन सिर्फ कोचिंग जाने से हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। एक कंप्लीट पैकेज की हमको ज़रूरत होती है। तो उसी सब्जेक्ट के लिए मैं धर्मेंद्र सर हैं जो जेई के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, वो इस सब्जेक्ट पर आपसे बात करेंगे। तो जिस तरीके से हमने कंटेंट पूरा तैयार किया है, तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है विशेष तौर पर कि जो बच्चा कोटा में पढ़ने आ रहा है बाहर से, तो क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कि शायद अगर मैं ऐसा करता तो मेरा रिजल्ट और बेहतर हो सकता था, शायद मेरे पास टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट होता तो मेरा रिजल्ट और अच्छा हो जाता। बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है या किसी एक सब्जेक्ट से उसको बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो ये सब जितनी भी मुश्किलें हैं वो जो बच्चा महसूस करता है, वो जब बच्चा कोटा आता है, तो दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे जो सिलेक्शन को पा जाते हैं, इनका सिलेक्शन हो जाता है। तो एक बच्चा वो भी होता है जो इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उसकी दिनचर्या में क्या कमी रह गई, उसके रूटीन में क्या कमी रह गई, क्या खामी रह गई कि वो इंटेलिजेंट होते हुए भी उस सक्सेस को नहीं पा सका, वो सिलेक्शन नहीं कर पाया, वो सेलेक्ट नहीं हो पाया किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कुछ चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा, जिन चीज़ों को अगर आप अपनी प्रिपरेशन में जिन चीज़ों को अगर आप ढालेंगे तो आपकी प्रिपरेशन और बेटर होगी, आपके रिजल्ट और इम्प्रूव होंगे। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं, इसमें से कितने बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं? इसमें कोई है नीट की तैयारी कर रहे हैं? ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं? कोई जेई वाला है? ठीक है। और बाकी बच्चे शायद 9th या 10th क्लास के होंगे, जूनियर क्लास के होंगे। ठीक है। तो 9th-10th क्लास वाले बच्चों के लिए भी सवाल है कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे सेलेक्ट करना है, बायो वाली डायरेक्शन में जाना है या मैथ वाली डायरेक्शन में जाना है या फिर कॉमर्स या आर्ट्स वाली डायरेक्शन में जाना है। अब इसके बाद मेरा सबसे पहला सवाल जो बच्चों से मैं पूछता हूँ, पहली बात तो ये कि सक्सेसफुल हमको बनना है और उसके लिए हमको हार्डवर्क करना है। सबसे पहली बात मैं बच्चों से ये पूछता हूँ कि क्या डिग्री इंपॉर्टेंट है क्या लाइफ में? एक डिग्री जो हमारे पास होती है वो इंपॉर्टेंट है क्या लाइफ में? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद ही हूँ कि डिग्री की क्या इंपॉर्टेंस होती है आपकी लाइफ में। अभी मान लो कि जब कोटा में बच्चे आना शुरू होते हैं और क्लासरूम में हम एडमिशन लेते हैं, एक बच्चे से मैंने पूछा कि जो नीट की तैयारी कर रहा था, दो टीचर बाहर खड़े हैं, एक जिसने बीएससी कर रखा है और एक है जो डॉक्टर है। और मैंने बच्चे से पूछा कि कौन से टीचर से पढ़ना चाहेगा, जिसने बीएससी कर रखा है उससे पढ़ना है या जिसने नीट दिया है, जिसने एमबीबीएस किया है उससे पढ़ना है? बच्चे का जवाब है कि सर जिसने डॉक्टरी कर रखी है ना उसी से पढ़ूंगा मैं। तो उस समय बच्चे ने ये डिसाइड नहीं करा कि उसमें से बेहतर फैकल्टी कौन है, एक्सप्लेनेशन किसका बढ़िया है, वो सब बात की बात है। बच्चे ने क्या डिसाइड करा, बच्चे ने क्या देखा, बच्चे ने तो उसकी डिग्री जज कर ली कि डिग्री क्या है उसके पास। जेई का बच्चा आता है, एक सिंपल बीएससी किया हुआ मैथ्स में वो टीचर खड़ा है और एक आईआईटीएन खड़ा हुआ है। मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा कौन से टीचर से पढ़ेगा? मेरे पास दो टीचर हैं, एक बीएससी है और एक आईआईटीएन है, कौन से पढ़ेगा? बच्चे ने बोला सर आईआईटी वाले से पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ने उसकी डिग्री देख ली, बच्चे ने उसकी डिग्री जज कर ली। तो हाँ, इस सवाल का आंसर है यस, एक बेहतर डिग्री होनी चाहिए। बेहतर डिग्री क्यों चाहिए? क्योंकि बेहतर डिग्री आपको, जब भी आप डिग्री लेकर मार्केट में जाएंगे तो पहला चांस आपको आपकी डिग्री देगी। वो डिग्री जब इतने सारे बच्चे जो नॉर्मल बीटेक करके, नॉर्मल बीएससी करके जब आप उस कॉलेज से बाहर निकलेंगे और इतनी सारी भीड़ में जब आप जाएंगे, तो आपको अपना पहला चांस कि आप किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करें, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पहला चांस कौन देगा? वो आपको आपकी डिग्री देगी। मैं हूँ राजवी त्रिपाठी, जैसे कि सर ने बताया, और सर ने आप सब लोगों को बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया। भाई मोटिवेशन की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा होती है। सर ने आप लोगों को सक्सेस मंत्र भी बताया है ना, लेकिन अब बात आती है कि स्टडी करें कैसे स्टडी करनी है। सक्सेस तो चलो पता चल गया, कर लेंगे सब लोग, मिल जाएगी सक्सेस, लेकिन कैसे मिलेगी सक्सेस, ये भी तो ज़रूरी है। ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोग के माइंड में। देखो बेटा, 3 चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले तो लेक्चर्स तो देखोगे आप,
ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन देखो या ऑफलाइन देखो, कहीं से भी देखो। उसके बाद आप लोगों को नोट्स बनाना ही बनाना है। भाई ऑफलाइन में तो टीचर बोलता है आप लिख लेते हो, लेकिन ऑनलाइन में बच्चे क्या करते हैं, जनरली नोट्स नहीं बनाते हैं कि चलो मेरे पास तो टीचर है ही यहाँ पे, जब मन किया ऑन किया और देख लिया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है किसी बच्चे की, बहुत बड़ी मिस्टेक है। अच्छा ये सोचो, चलो आज एक टॉपिक आप लोगों ने देख लिया, एग्जाम टाइम में अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे, लैपटॉप ऑन करेंगे, फटाफट लेक्चर ढूंढेंगे, लेक्चर देखेंगे तब समझेंगे? बिल्कुल नहीं, नोट्स बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आज आपने एक देखा, जैसे आप क्लास में पढ़ते थे वैसे आपको पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, लेक्चर नोट्स तो बना लिए, अब बारी आती है एनसीईआरटी की। कैसे पढ़े एनसीईआरटी? एनसीईआरटी हर एक चैप्टर उठाओ, एक दिन लगे 2 दिन लगे पढ़ने में, उसको पढ़ो, लेकिन लेक्चर्स को देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना, नहीं तो एनसीईआरटी ऊपर से चली जाएगी, सर के समझ नहीं आएगा कुछ। ठीक है, पहले लेक्चर देखो, नोट्स बना लो, उसको साइड में रखो, फिर जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसका नोट्स कंप्लीट हो जाए, तब आप उठाओ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का चैप्टर उठाओगे ना, अब आपको एनसीईआरटी समझ में आएगी, नहीं तो घबरा जाओगे एकदम एनसीईआरटी को देखकर। ठीक है, कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम एंग्जाइटी होती है हमारे में। जैसे मैं जब एग्ज़ाम देने जाता था तो एग्ज़ाम से पहले मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती थी कि यार एग्ज़ाम में क्या हुआ। तो एग्ज़ाम एंग्जाइटी जो है सभी को होती है। ठीक है, अब जब हम एग्ज़ाम देने आते हैं, और ये स्कूल टाइम से होता है, जब मैंने IIT का एग्ज़ाम दिया था तब से स्कूल टाइम से प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे ही एग्ज़ाम देने गए स्कूल में और अभी तक हमने आधा ही पेज भरा है, पीछे से आवाज़ आती है सर सप्लीमेंट्री। तो हम देखते कि यार मैंने तो आधा ही पेज भरा है, सप्लीमेंट्री मांग ली। और जितनी भी चश्मे वाली लड़कियां वहाँ होती है क्लास में, लगता है कि इनका सिलेक्शन तो पक्का ही है, मेरा ही सिलेक्शन नहीं होगा, बस इन लड़कियों का सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं होता। तो एग्ज़ाम एंग्जाइटी होती है हमारे अंदर कि जैसे ही हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और हम एग्ज़ाम लिख रहे हैं, और जैसे ही हमने सर को ऊपर किया तो हमने देखा चारों तरफ कि सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम लिख रहे हैं। इसका मतलब सबको पेपर आता है, सिवाय मेरे सबको पेपर आता है, तो मेरे अलावा ये सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। उस टाइम पर आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की है कि आपने जब सर को ऊपर किया तो सारे बच्चे पेपर लिख रहे थे, लेकिन उस बच्चे ने जब सर को ऊपर किया होगा तो उस समय आप पेपर लिख रहे होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जब उस बच्चे ने ऊपर उठकर देखा होगा तो उस समय आप अपना पेपर लिख रहे थे। तो ये दिमाग में नहीं रखना है कि क्योंकि आप भी तो किसी स्कूल के टॉपर हैं, सारे टॉपर्स एग्जाम दे रहे हैं, कैटेगरी ई में रख के चलेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, बी और सी में जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही कुछ अभी रागिनी मैम ने हमको बताया। अब मैं इनवाइट करता हूँ स्टेज पे अनुभूति मैम को, वो भी जिन्होंने बायोलॉजी का बॉटनी वाला पार्ट नीट के लिए रिकॉर्ड किया है, तो वो भी कुछ पॉइंट्स इसे बताएंगे जो ज़रूरी हैं, जो आपको अपनी प्रिपरेशन में डालने चाहिए। हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है ना सबको? हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। सबसे पहले तो, और मैंने बायोलॉजी में बॉटनी पार्ट लिया है, रागिनी मैम ने जूलॉजी लिया है। ठीक है, तो सर ने और मैम ने वैसे तो सब कुछ बता दिया है, आपको मोटिवेट भी कर दिया है और पैटर्न भी बता दिया है एग्ज़ाम का, किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको एनसीईआरटी से स्टिक रहना है, कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व, सब बता दिया है। बट एक बात आती है जो मेरे स्टूडेंट टाइम पे मैं फील करती थी कि ये सब हमने पढ़ लिया, लेकिन इसे याद कैसे रखें। जब एग्ज़ाम में हम लोग पेपर्स देखते हैं तो क्वेश्चन देखते ही सारी चीज़ें गायब। हमें सब कुछ आता है, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बट स्टिल हम वहाँ पर ये सब कुछ, ये वाला ना, आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, ओके। हाँ, तो जब एग्ज़ाम में हम लोग पेपर देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है एक्चुअल में? क्योंकि हम लोग गाने हमें सबको याद रहते हैं, सब याद रहते हैं, रोज़ देखते हैं हम लोग टीवी में, रेगुलर हम लोग उसे देखते हैं। तो सर ने जैसा बोला था कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही पढ़ाई में आप कोई एक चीज़, आप एनसीईआरटी डेली आप पढ़ रहे हैं, किसी एक बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको एट द एंड वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। मैंने देखा है जनरली स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के लिए पीरियोडिक टेबल अपने रूम में लगा लेते हैं, होता है, याद हो जाती है, सेशन के एंड में आपको बिल्कुल वो रटी रटाई होती है। वैसा ही कुछ अगर आप हर सब्जेक्ट में ऐसे टॉपिक्स के लिए करते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिकी लग रहे हैं कि यार ये तो मतलब कि याद रह ही नहीं पाएगा, इसको कैसे हम लर्न करें, तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ ट्रिक्स हमें फॉलो करनी होती है। बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेट करिए। आप बादशाह को सुनते हैं, बादशाह के सॉन्ग सुने ही होंगे, ठीक है?
तो अभी एक नया सॉन्ग आया, उसने एक बच्चे का सॉन्ग कॉपी किया, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसने डाल दिया, ठीक है। तो अब हम लोग सॉन्ग सुनते हैं रेगुलर में, तो वहाँ पर आप देखिए कि सॉन्ग्स के ही पैटर्न में, या आपको जो भी चीज़ लाइफ में, जो भी आपकी हॉबी है, आप अपने सब्जेक्ट को उससे रिलेट करिए। अगर गाने के पैटर्न में आप अपने टॉपिक को, ऐसे किसी प्रॉब्लमेटिक टॉपिक को याद कर रहे हैं, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो हमारे लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ ऐसे टॉपिक्स डाले हैं जो हमारे स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों के लिए काफ़ी टफ थे, और वो आज के स्टूडेंट के लाइफ के लिए भी टफ ही हैं। वो एक्चुअल में टफ टॉपिक्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो टीचर्स के लिए भी टफ होते हैं, कि हाँ हमें भी, मेरे को भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं मेरी बायोलॉजी के जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, बट मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन मैं स्टूडेंट लाइफ में उनको पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करती थी, और उस टाइम पे हमारे वहाँ पर इतना ट्रेंड में नहीं था मोबाइल, ऑनलाइन फील्ड इतना ट्रेंड में नहीं था कि चलो मोबाइल खोला और इतने सारे आपको ऑप्शंस मिल गए, किसी भी टीचर का जिसका भी आपको समझ में आ रहा है, खोला अपने लेक्चर और वहाँ पर समझ लिया, या आपको इजीली ट्रिक्स अवेलेबल हो गई। लेकिन यहाँ ऐसा है, अब आपको ये ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आप जिसका चाहें, जिस टीचर का चाहें, जिस ट्रिक से चाहें आप याद कर सकते हैं। और बस बाकी तो पढ़ाई करिए, फोकस रहिए, कॉन्सेंट्रेटेड रहिए अपनी पढ़ाई में, और कंसिस्टेंसी ज़रूर रखिए, रेगुलरिटी ज़रूर रखिए। ऐसा नहीं है कि सर ने बोला था 4 घंटे एक दिन कर ली, फिर नेक्स्ट डे 2 दिन अब तो वही रेस्ट होगा, इसके बाद में फिर वापस उठाया, फिर तो जो 2 दिन पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो सब गायब दिमाग से। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रेगुलरिटी रखिए, एकदम कछुए की तरह और खरगोश की तरह स्पीड भी रखिए। दोनों चीज़ें जब साथ में रखेंगे और विद इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो बहुत एग्ज़ाम जो है ईजी हो जाएगा क्लियर करना। अदरवाइज़ क्या होता है, हम लोग कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं। बेसिकली यही होता है कि हम लोग रेगुलर नहीं रहते हैं, अपनी पढ़ाई में रेगुलर नहीं रहते, किसी भी काम में। अगर हम रेगुलर रह रहे हैं, आप टीवी देखने में अगर कोई सीरियल है आपका बहुत डेली सो बहुत फेवरेट वाला है, तो आपको पूरी स्टोरी याद रहती है, आप किसी को भी सुना सकते हैं। लेकिन क्या होता है, पढ़ाई में हम लोग काफ़ी इरेगुलर रहते हैं। पढ़ाई में एक बार पढ़ लिया, एक बार पापा मम्मी ने डांट दिया, बैठ गए पढ़ने, उसके बाद में फिर मम्मी पापा जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग पढ़ ही नहीं रहे, पेरेंट्स जब तक नहीं बोलेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद में इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं मेरे को बार बार और कुछ नहीं करना है, रटना नहीं है, रटने की तो बिल्कुल नहीं सोचना, सिर्फ क्या करना है, पढ़ना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा और चीज़ें ऐड कर दी रागिनी मैम वाली स्पीच में। अक्सर हम ये सुनते हैं कि आदमी जो है ठोकर खा के सीखता है, ठीक है, एक बार ठोकर जब उसको लगती तो ही वो उससे सीखता है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बिल्कुल अलग है कि अगर आपने ठोकर भी वही खाई जो सबने खा रखी, तो फिर क्या ठोकर खाई आपने, फिर उसमें मज़ा नहीं है। अगर ठोकर वो खाए हम जो किसी ने नहीं खाई हो, तो फिर मज़ा है। कहने का मतलब ये है कि जो दूसरों ने गलतियाँ कर रखी, अगर वो भी वही गलती हम भी कर रहे हैं, तो फिर उसमें चीज़ में मज़ा नहीं है। मतलब दूसरों की गलतियों से भी हमको सीखना है, ठीक है। तो आपके यार दोस्त, आपके फ्रेंड्स जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, वो जो मिस्टेक्स कर रहे हैं आपको उनसे भी सीखना है कि वो मिस्टेक आप ना करें एग्जाम में, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको ऑब्जर्वेशन स्किल भी अपनी हमेशा रेडी रखनी है कि आपके जो दोस्त हैं, जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ग्रुप्स में हैं, वो अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो आप गलती वो ना करें। सेकेंडली, जैसे मैम ने बताया कि हम कुछ भी चीज़ याद करने के लिए अपने रूम में जो है वो चीज़, उसका डायग्राम हम लगा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक चीज़ और आप अपनी रूम की वॉल पर लिख लें कि आज के बाद जब भी आप अपने पेरेंट्स से मिलेंगे, अपने टीचर से मिलेंगे, तो उनको थैंक यू नहीं बोलेंगे। आज से थैंक यू बोलना बंद है। आज से आप उनको क्या बोलेंगे, थैंक यू के अलावा क्या बोलेंगे, आप उनको बोलेंगे रैंक यू, कि मैं आपको रैंक लाकर दिखाऊंगा उस कॉम्पिटिशन एग्जाम में जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो आज से थैंक यू बोलना बंद, हम सिर्फ बोलेंगे रैंक यू। आप बोले मेरे साथ रैंक यू, ठीक है, रैंक यू बोलना है आपको, थैंक यू नहीं बोलना है। थैंक यू सो मच। कि RAC के लिए हमने जो भी हमारी तरफ से कोशिश हो पाई बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं। पूरे इंडिया के बच्चों तक जो कोर्सेज है उनको अफोर्डेबल फीस में पहुंचा रहे हैं। एप्लीकेशन पर उसके प्राइसेस दिए गए हैं। जो भी नीट का फीस होता है, जेई का फीस होता है या NTSC का फीस होता है, वो लगभग ऑफलाइन में 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक होता है। उन सारे कोर्सेज को हम लोग बहुत अफोर्डेबल फीस में सिर्फ 15 से 20,000 तक पूरे इंडिया के बच्चों को पहुंचा रहे हैं। और यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए तो हम लोग एक इनिशिएट था हमारा, तो आप लोग उस कोर्सेज को ज़रूर एक्टिवेट कराएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने आसपास वालों को बताएं। और मेरी तरफ से बताने को सिर्फ इतना ही था, टीचर के एक्सपीरियंस से शेयर किया। बहुत कम समय में हम बहुत ज़्यादा चीज़ अपनी तरफ से डिलीवर नहीं कर सकते। जो भी हमारी एक्सपर्टीज़ है वो एकेडमिक्स को लेकर है,
तो एकेडमिक्स में कोर्सेज में वो सारी चीजें दी गई है। चैनल पर रहेंगे तो उस पर काफी सारी चीजें, और हम लोग स्टूडियो से लाइव होते हैं, स्टूडियो से आपको काफी सारी चीजें बताते रहेंगे उस पर, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो चीजें पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर होती रहेंगी।